बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अच्छी सुबह होना आजकल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आजकल स्मॉग बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं या आप घर के अंदर भी हैं तो आपको स्मॉग बाकायदा तौर पर अच्छी खासी फील हो रही है। और उसकी रीज़न यही है कि जो फ़िज़ाई आलूदगी का एक एलिमेंट है, और इस मौसम में हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि इस तरह के मामला हुए। दो के गवर्नमेंट ने जी कोशिश की है कि जो इक़दाम किए जाएँ जिस पे हम बात भी करें ग्रीन लॉकडाउन को लेकर, लेकिन ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है ये एक बहुत मेजर इशू बन चुकी है। राइट नाउ लाहौर के अंदर सांस लेना बहुत मुश्किल है, और इससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी हम बात करें 1000 से एक्सीड कर जाना, इट्स वेरी अलार्मिंग। कल हमने आपके साथ कुछ ड्रोन इमेजेस भी और वीडियोस भी शेयर की थी लाहौर की, जो एक फ़ोटोग्राफ़र ने कैप्चर किया था, और उसमें पूरा लाहौर जो है वो धुंधला नज़र आ रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जी लाहौर दुनिया के 3 आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है, जिसकी बुनियादी वजूहात हमें आप सबको पता है और हम बार बार भी बात कर रहे हैं कि सनती धुआं है, गाड़ियों का धुआं है। और फिर हमारी जो वज़ीर हैं उन्होंने, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने भी कहा जी कि भारत में जो फसलें जलाने का मामला है ये भी बहुत ज़्यादा एक मेजर इशू है कि पंजाब, जो इंडिया का पंजाब है, वहाँ पे जो फसलें जलाई जा रही हैं उससे सारी जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो पाकिस्तान में आ रही है। हुकूमत हर साल जी शजरकारी, प्लांटेशन, ग्रीनरी इसके हवाले से दावे करती है, लेकिन इस पर कितनी हद तक सच्चाई है ये आपको और मुझे अच्छी तरह पता है। जो शजरकारी है और दरख्त लगाना है बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर। और फिर हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी के हवाले से भी बात की थी कि जी वो ख़त लिखेंगी, लेकिन वो भी अभी कुछ ताख़ीर का शिकार नज़र आ रही है। फ़िलहाल कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद इस चीज़ पे हो रहा है कि ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हद तक, मतलब ख़तरनाक हद तक जो है वो संगीन हुआ है, और उसके साथ साथ जी हमारे जो इक़दाम हैं वो भी अपनी जगह पे आप सबके सामने ही हैं। तो ये जो लाहौर में सांस लेना मुश्किल हुआ है ये बहुत एक मेजर इशू है जिस पे हम बात करेंगे बार बार। आपको पता है 1 हफ़्ते के लिए स्कूल्स भी बंद किए गए हैं प्राइमरी तक, लेकिन उस पर भी और तकरीबन 20,000 से ज़ायद हॉस्पिटल, जो कल की रिपोर्ट के मुताबिक जी लोग हॉस्पिटल्स गए हैं। अनम तारिक हमारे साथ मौजूद हैं जी, माहिर माहौलियात हैं, हम इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच अनम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अनम, सबसे पहले तो ज़ाहिर है हम इस स्मॉग के फिनोमेना से सब कहीं ना कहीं वाकिफ़ हैं कि विद टाइम एंड ओवर ईयर्स ये बहुत एक मेजर इशू बन चुका है। व्हाट डू यू थिंक कि ये मेजर इशू हम आइंदा आने वाले सालों में, मैं दिनों की बात तो नहीं कर सकती, इस पे ओवरकम कर पाएंगे अगर हम टाइमली मेजर्स लें तो? अगर तो हम टाइमली मेजर्स की बात करते हैं, ये कोई एक कंपोनेंट की वजह से तो है नहीं। अगर हमारी मैनेजमेंट के फेलियर को हम देखते हैं तो ये काफ़ी अर्सों काफ़ी ड्यूरेशंस का ना, जिसको आप कह सकते हैं कि सम अप रिज़ल्ट है। तो जितना हमने टाइम लगाया एनवायरनमेंट को ख़राब करने में, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा इसको मैनेज करने में। बट वही बात है कि अगर हम इन टाइम मेजर्स अभी स्टार्ट कर देते हैं तो शायद आइंदा कुछ सालों में हम इसको कुछ हद तक ओवरकम करने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा अनम, आप स्मॉग के फिनोमेना को मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हम फैक्टर्स जिसमें गाड़ियों का धुआं है, हम सनती धुएँ की बात कर रहे हैं, फिर ये जो फसलों की बाकियात हैं, और ये तो हम मैस लेवल के ऊपर बात करें जो एक माइनर चीज़ें हैं जो एज ए इंडिविजुअल भी हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें, उन फैक्टर्स को भी हाईलाइट करें तो ओवरऑल फिर हम इस इशू के हवाले से मज़ीद बात कर सकें। ज़रूर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, वैसे मेरे ख्याल में अब काफ़ी लोग जानते हैं कि स्मॉग होती किस वजह से है। कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो जो हमारी कोल्डर एयर है, ठंडी हवा है, वो नीचे ज़मीन के लेवल पर ट्रैप हो जाती है और इसके ऊपर गर्म हवा उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देती है। ठीक है। अब ठंडी हवा हैवियर होती है, उसके अंदर जितने सारे पोल्यूटेंट्स होंगे, कंटामिनेंट्स होंगे, वो वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे। कि बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे आपको किसी एक कमरे में बंद कर दें, वहाँ पे ढेर सारी रेत, मिट्टी, धुआं भर दें और कोई वेंटिलेशन का पॉइंट जो वहाँ पर ना हो। अच्छा, बात ये आती है कि इंडिविजुअल और मास फैक्टर्स कौन कौन सी हैं। हम काफ़ी अरसे से ये वाली सॉर्ट ऑफ एलिगेशन लगाते आ रहे हैं कि इंडिया की साइड से ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन है। डेफिनेटली होगी।
फसलों को जलाने का जो ये बाकियात को जलाने का जो ये प्रोसेस है, ये इंडिया में 1980 से होता आ रहा है। स्मोक का इशू अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इसके पीछे जो गवर्निंग फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि अर्बनाइजेशन, जो लोग पहले शहरों में गांव में रह रहे थे उनको टर्शरी हेल्थ केयर नहीं मिला, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, तो उन्होंने ऑब्वियस ही बात है शहरों का रुख करना है। शहरों की अपनी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है, वहाँ पर जब डेली बेसिस पे लोग बाहर के शहरों से आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा कम्यूट भी होगी, व्हीकल्स भी रन होंगे। इसी पॉइंट पे एक मुझे इंटरेस्टिंग जो चीज़ नज़र आई थी वो ये कि लाहौर में एक अंदाजे के मुताबिक इस टाइम पे 6.5 मिलियन गाड़ियाँ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका हमें नहीं पता कि वो अभी कितनी हैं। जो हमारा व्हीकल इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन का जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पे लागू होता है कि उन्होंने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट देना है, जिससे हमें आइडिया हो कि उनकी कंडीशन ठीक है, वो कोई धुआं नहीं छोड़ रही हैं। ये कमर्शियल गाड़ियाँ उस 6.5 मिलियन का सिर्फ 7% है। बाकी के 93% के अंदर आपके सारे वो रिक्शाज आ जाते हैं, वो सारी चिंची हैं, वो बाइक्स हैं, वो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो आज से 30-40 साल पुरानी हैं और अभी भी आप अगर रोड पे निकलें तो सबसे ज़्यादा धुआं इनका है। अगर हम व्हीकल्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, इनकी मेंटेनेंस के ऊपर बात नहीं करते हैं और फिर हम अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं कि लोग मास कम्यूट की तरफ नहीं जा रहे, अपनी बाइक अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये वाला मसला बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। ये बहुत मेजर इश्यूज हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आ गई है अनम, अब ये चीज़ है कि दिस इज़ लाइक अ न्यू थिंग फॉर अस, बल्कि अब तो पुरानी हो गई और हमने इसके साथ रहना है। आई गेस इसको हमने 5th सीजन के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। एग्जैक्टली 5th सीजन के तौर पे हमें इस स्मॉग के अंदर रहना है। हम इस खुशफहमी में नहीं रह सकते कि अगले साल हमें स्मॉग नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना टाइम हमें इसको करने में मिला है अब हम इसको कंट्रोल भी आया है, जो सेट के करने की ज़रूरत है। इक़दामात की बात करें और फिर ज़ाहिर है जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको अपने तौर पे एहतियात करनी है। मैं चाहूँगी आप दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करें। बिल्कुल, अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जाए तो वही जो बार बार हम कहते आ रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने सेफ्टी मास्क को हर टाइम पहन के रखें, ज़रूरत के बगैर बाहर जाने से गुरेज करें। जो काम आपके घर बैठे में हो सकते हैं, अब तो ऑनलाइन डिलीवरीज और इनका इतना अच्छा सिस्टम है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली सुबह अर्ली आवर्स में, शाम के टाइम पे, जिस टाइम पे टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप करता है उस टाइम पे तो निकलने से बिल्कुल गुरेज करें। आउटडोर वॉक वगैरह को अवॉइड करें ताकि आपके किसी किस्म की भी हेल्थ इफ़ेक्ट्स ना हो। सेकेंडली, कि मैं इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं करती हूँ कि प्लांटेशन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, बट स्टिल इस टाइम पर हमें कुछ तो चाहिए। तो उसमें मेरे ख्याल में अगर हम अपनी ग्रीन बेल्ट्स को बहुत अच्छा बना दें, वहाँ पे नेटिव वेजिटेशन को लेके आएँ, अपने घरों के लेवल पर अगर दरख्त लगा रहे हैं तो फिर उसको पानी भी दें, उसका पौधों का ख्याल भी रखें, तो शायद हम एटलीस्ट इतनी कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो हम स्मॉग या कितनी भी पोल्यूशन क्रिएट हो रही है उसको कहीं ना कहीं पे मिटिगेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह हम लाहौर की बात कर रहे हैं, ये कराची का इशू था स्मॉग का, फैसलाबाद में, अब रिसेंटली इस्लामाबाद में भी आ चुका है। ऐसे बड़े शहरों के अंदर अर्बन ग्रीन स्पेसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, जहाँ पर मियावाकी फॉरेस्ट के ट्रेंड पर पार्क्स होने चाहिए, जगह जगह दरख्तों के क्लस्टर होने चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ में और हमें डिफरेंस सारा चाहिए कि उनकी फैक्ट्रीज़, उनके जो शॉपिंग कमर्शियल एरियाज़ हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी दूर हैं। हमारा सारा कुछ इकट्ठे एक ही जगह पे कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है, जिसकी वजह से ना सिर्फ फ़िज़ा ख़राब है और हम इसमें रहने पे मजबूर भी हैं। यू आर सो राइट। अच्छा, अब ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, अब ये सोल्यूशन है फॉर अ वीक निकाला गया है, लेकिन अब आगे जाके हम इसको परमानेंटली तो नहीं कर सकते कि हम सब घर बैठ जाएं, सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अब जो कि जिन लोगों ने ऑफिसेज भी जाना है, बच्चों कॉलेज सारी चीज़ें हैं, हम अब इस पे सोल्यूशन के तौर पे समझते हैं कि जी ये स्ट्रैटेजीज़ या ये पॉलिसीज़ जो अभी हम बना रहे हैं ये इतनी सूटेबल है आइंदा आने वाले दिनों सालों के लिए कि हमें मज़ीद अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा विद टाइम इस स्मॉग के फिनोमेना से निपटने के लिए। अच्छा, अगर शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान की बात करें तो शायद एक हफ्ते के लिए स्कूल्स को बंद करना इमीडिएट एक्शन के तौर पे शायद ठीक हो, लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का भी हर्ज है, क्योंकि हमने कोविड में देखा है कि हमने बहुत सफ़र किया था। बिल्कुल, लेकिन साथ में हमने कोविड में ये भी देखा था कि एयर क्वालिटी बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुई थी। तो इसके बीच में हमें कॉमन फैक्टर क्या नज़र आता है? व्हीकल्स इंडस्ट्री। तो बात यही है कि अगर हम अपने व्हीकल्स को कंट्रोल कर लेते हैं,
अगर हमने स्कूल्स के ऊपर एक हफ़्ते के लिए प्रोहिबिशन लगाई थी तो हम वेहिकुलर कर्फ्यू की तरफ क्यों नहीं आता है? हमें चाहिए कि हम हफ्ते के कुछ लिमिटेड डेज़ में लिमिटेड टाइमिंग्स में हैवी ट्रैफिक को अलाउ करें, इरेगुलर मूवमेंट्स को हम प्रोहिबिट कर दें, तो शायद हमारी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बट रही बात कि बार बार स्कूल कॉलेजेस और इन चीज़ों को बंद करना, तो दैट डजंट मेक सेंस। नहीं, ये कहीं से भी कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इन द एंड मैं चाहूँगी है ना, हमारे प्लेटफॉर्म से पब्लिक आपको देख रही है, एहतियात को लेकर कुछ भी आप कहना चाहें, दिस इज़ योर कैमरा। ज़रूर, आई वुड लाइक टू से कि अदर देन कि आप ज़रूर प्लांटेशन वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हों, जितने भी आप ट्रीज और प्लांटेशन वगैरह कर रहे हैं उनका ख्याल भी उसी तरीके से रखें। सेकेंडली, वही बात जो बार बार आपको डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट भी रिपीट कर रहे हैं, बाहर जाने से गुरेज करें। अगर आपको जाना पड़ता है मास्क पहने, थ्रू आउट, साथ साथ आप गर्म पानी के सिप्स पी लेते रहें, कोल्ड वाटर और एनी इस तरह के ट्रिगर्स जो हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। अपने इंडिविजुअल एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो बॉन फायर्स हैं, जो फायर लैंटर्न्स का कॉन्सेप्ट है, फायर वर्क्स का कॉन्सेप्ट है जो कि अभी वेडिंग सीज़न में स्टार्ट होगा, प्लीज़ उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, क्योंकि ये हमारे इंडिविजुअल एक्शंस ही हैं जो कि कंबाइन करके फिर मैस एक्शन के ऊपर आते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अनम, बहुत शुक्रिया। अनम तारिक हमारे साथ मौजूद थी जी, हमारे माहौलियात, और उन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर भी उन्होंने डिस्कशन की है। अपने तौर पर एहतियात करें जी, मास्क का इस्तेमाल करें, घर से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, जो भी एक्शन अभी अनम बता रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आपको पता है कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में वैसे तो पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, लेकिन चूंकि स्मॉग इस वक्त एक बहुत मेजर इशू है तो इस पर हम आगाज़ में बात कर चुके हैं आज, लेकिन अब चूंकि पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको पता है कि आज बल्कि 3 बजे जो अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं वो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जनाब शुरू हो चुके हैं। 50 मुख्तलिफ रियासतें हैं और 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं, जिसके मुताबिक मंगल की सुबह 3 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ है। और अब इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस जो हैं दोनों सदारती कैंडिडेट्स हैं, और इस हवाले से हम आपको बताएंगे जो अमरीकी इंतखाबात है उस पर हमने इन डिटेल आगे बात करनी है। लेकिन चूँकि मुल्क की सियासत की बात करें तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही बनाए गए जो जुडिशल कमीशन का पहला इजलास है वो आज होने जा रहा है, जिसमें सियासी तौर पर जो इंतहाई अहमियत के हामिल सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंचेस हैं उसका फैसला होगा। और यही आईनी बेंच अब मखसूस नशिस्तों का मामला हो उसको भी उसके हवाले से भी फैसला करेंगे। और इन्हीं आईनी बेंचों से तहरीक इंसाफ को उम्मीद होगी कि जी 8 फरवरी के इंतखाबात का जो ऑडिट का फैसला है वो भी PTI के आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से कुछ पॉलिसीज़ या चीज़ों को सेट करेगा। इसके साथ साथ जी कल ये डेवलपमेंट हुई कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल मुकर्रर कर दी गई है, 3 से 5 साल हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद भी 34 हो चुकी है। कौमी असम्बली और सेनेट में बिल्स मंजूर हो चुके हैं, जिस पर अपोजिशन ने बहुत एहतजाज भी किया और उस पर हाथापाई भी हुई, जो कि हमने को पहली दफ़ा नहीं देखी है इस तरह के मामलात के ऊपर। तो इस पर हम तज्जिया ले लेते हैं। आसमा वदूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं आप, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आसमा साहब, सबसे पहले तो ये जो आज पहला इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का, मैं इस पर आपका कमेंट लूँगी और फिर ये जो सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत है इस पर भी बात करेंगे, जिस पे कल अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज किया है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बेंचेस बनाए गए हैं, इजलास आज पहला होगा, तहरीक इंसाफ ने कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं। डू यू थिंक कि उन उम्मीदों के ऊपर कुछ ना कुछ उनको हासिल वसूल होगा? देखिए जी, जो 26वीं तरमीम के बाद आपकी एक बहुत ही एक हेड ऑन एफर्ट किया जा रहा है आपकी जुडिशरी को क्रिटिसाइज करने की। इसमें उसको आपकी पार्लियामेंट के किसी तरह से सबमिसिव करने की, तो ये तो एक बहुत ही डेंजरस किस्म का एफर्ट है। इससे आपकी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक रूह है, जो आपकी डेमोक्रेसी की जो बेसिक बुनियाद है, उसी को शाफल किया जा रहा है, उसी को शेक किया जा रहा है। जहां से इससे ये है कि इससे किसी पार्टी को उम्मीद होनी चाहिए इट इज हाईली पोलिटिसाइज्ड नाउ।
आपके 4 बीच में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके 5 गालिबन जुडिशरी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपकी एक माइनॉरिटी, एक आपकी खवातीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसके अलावा आपके अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून। तो ये एक डायनामिक्स ऐसा मुख्तलिफ किस्म का डायनामिक्स ये सामने आ रहा है कि इसका एक जैसे हमारी सेनेट की एक होती है ना, इम्प्रेशन होता है कि इट इज ऑलवेज अवेलेबल। ये डायनामिक्स भी इट इज वेरी फ्रजाइल एंड इट कैन गो एनीवे एंड इट कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली। तो अब ये इससे 26वीं तरमीम से बेसिकली लेना हासिल करना क्या चाह रहे थे और उससे हासिल हुआ क्या, ये तो आगे हिस्ट्री बताएगी। लेकिन जहां तक इसका ये मामला है कि इसकी इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगी और उसका एक जो स्कोप जो आपकी किसी भी सोसाइटी को, किसी भी मुल्क को, किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी डेमोक्रेसी को जो जुडिशरी का रोल चाहिए होता है ना, एक बिंदास किस्म का, जिसके ऊपर आपका लास्ट रिजॉर्ट, जहां पे आपको कोई उम्मीद ना हो, तो आपको ये मालूम हो कि ये चीज हमारी जुडिशरी के पास, हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के पास, एक सुप्रीम बॉडी के पास जब जाएगी तो वहां से कोई रेमेडी निकलेगी। वो एक जो इम्प्रेशन है ना, वो अवतार जो आपकी सुप्रीम कोर्ट का होता है ना, वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। और हो रहा है आज, हो रहा है। और इस पे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एतराज़ात भी हुए हैं। जाहिर है ये 26 में आईनी तरमीम इत्सेल्फ बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोवर्शियल हो गई, देखी भी, और इस कंट्रोवर्सी को जिस तरह से मैनेज किया गया, टैकल किया गया, वो भी हम सब ने देखा। अच्छा आज़मा साहिबा, ये जो मुद्दत मुलाजमत का मामला है, और जब हमने पहले अदलिया की बात कर रहे हैं और अब हम अफवाज के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो भी चीज़ है इसमें 3 से 5 साल मुद्दत को मुख्तस कर देना और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 34 की तादाद होना, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी आई गेस 12 जजेस होंगे अब 9 की बजाय। तो ये सारी चीज़ें, और स्पेसिफिकली हम जिन इदारों की बात करें, इट्सेल्फ वो एक बैलेंस के तौर पे जानी जाती हैं। बिल्कुल जी, ये एक अब इसके बारे में अगर आप देखें ना, तो हमारे पास जो जैसे हमारी आर्मी है, स्पेसिफिकली अगर हम उसकी बात करें, तो वो इतनी एक डायनामिक किस्म का इंस्टीट्यूशन है ना कि उसमें ये कहा जाता था कि सीट ऑन द टॉप इज ऑलवेज वेकेंट फॉर द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड। उसमें ये भी नहीं है कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस मुल्क के किस हिस्से को बिलोंग करते हैं, किस बैकग्राउंड से आप आए हैं, लेकिन अगर आप ब्रिलियंट हैं तो यू कैन अचीव योर ड्रीम्स नो मैटर व्हाट। अब इस सिलसिले में जो ये किया गया है, इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इससे हायरार्की की या आगे जैसे एक्सेल करने की वो प्रोपोर्शन, वो डायनामिक्स कैसे बनेगी। अभी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का इंस्टीट्यूशन है, वहां पे हर चीज बहुत वेल क्राफ्टेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज होती है। लेट्स सी हाउ दे हैंडल दिस प्रॉब्लम एट हैंड, बट इट इज अ प्रॉब्लम। जब आप आगे एक एक्सेल करने का रास्ता क्लिप कर देंगे, तो पीछे जो ब्रिलियंट माइंड्स आ रहे हैं उन्हें आप कहाँ कल्टीवेट करेंगे, किस तरह से उन्हें यूटिलाइज करेंगे, या आप उन्हें वेस्ट करते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही यूनिक किस्म का इसमें मुझे एक एथिकल डायलेमा नजर आ रहा है। मगर लेट्स सी हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैंडल दिस प्रॉब्लम एट हैंड दैट इज गिवन टू देम। ठीक है, और जजेस के तादाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई है। देखिए जी, ये हमारे पास बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा था कि ये जजेस की तादाद कही जा रही थी कि ये कम है, लेकिन क्योंकि आपकी एक बहुत टेक्निकल किस्म का ये इंस्टीट्यूशन है और इसके एक टेक्निकल किस्म की सिग्निफिकेंस है आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी में, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चाहिए और इसको मुतअद्दिद दफा टेकअप करने से थोड़ा सा हेजिटेंट रहा गया, क्योंकि फिर इसमें वो एलिमेंट स्टिग्मा ऑफ मैनिपुलेशन आ जाता है। लेकिन अब तो स्टिग्मा ऑफ मैनिपुलेशन है ही नहीं, हम तो खुला डुला विद ऑल विद नो शेम जुडिशरी को हम मैनिपुलेट करना जा रहे हैं। तो अब हमें इसकी तो कोई ना स्टिग्मा की, ना टैबू की, ना इसकी इम्प्लीकेशंस की कोई हमें परवाह है। इससे भी एक यही इंप्रेशन आता है कि जहां पे आप उसको इस तरह से इन नंबर
उसे कंट्रोल नहीं कर सक रहे, तो आपने शायद ये एक इंडेवर किया है कि शायद आप व्हेन यू हैव मोर नंबर ऑफ जजेस इट इज मोर इजी टू मैनिपुलेट, इट इज मोर इजी टू क्राफ्ट। तो ये एक हेस्टी डिसीजन, और अगेन वो जो कहते हैं ना कि जुडिशरी की जो पर क्लिप करने की कोशिश की जा रही है, जो उसको उसको बैकलेस करने की कोशिश की जा रही है, डिस्प्लेस करने की कोशिश की जा रही है, ये उसी तरह का एक इंडेवर है और ये बहुत डेंजरस है, बहुत इट्स ये जो हमारे। अच्छा आसमा से सॉरी मैं आपको इंटरप्ट की, ये जो अभी आपने बात की है कि जजेस की तादाद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद, जिस पे ये लॉजिक दी गई और हमने सुना भी कई लोगों का जी कि ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला है क्योंकि हमारी अदालतों पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा है, हमें उसको टैकल करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो फिर जो केसेस सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं उनको पहले इनिशियली जो आपके कोर्ट्स हैं, छोटे कोर्ट्स हैं, वहाँ से निकल कर आगे आना है ना। तो अगर वही सिस्टम हमारा स्ट्रांग नहीं है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम जजेस की तादाद अगर सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा देंगे तो हमारे ये जो जजेस, ये हमारे जो केसेस इतने पाइल अप हुए हैं छोटी अदालतों के अंदर, वो कैसे टैकल होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के पास अल्टीमेटली आपके पास आते हैं ना, उसकी तो इनफ्लो बहुत कम होती है। आपकी जो चौकी जो 60% आपके केसेस चौक पड़े वो तो लोअर कोर्ट्स में पड़े हुए, और आपकी जो प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत थी वो भी आपके लोअर कोर्ट्स में थी, जहाँ पे एक आम बंदे को इंसाफ के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं और उसको इतनी मुश्किल से मिलता है, ये तो नो सीक्रेट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट करना ना, दैट इज लाइक वो एक इट इज लाइक टू गेटिंग द प्रिविलेज डिलीवर्ड टू द एलिट्स। इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। आपके जो सिस्टम के फ्लॉज हैं, रिपल्स एंड रिडल्स हैं, उसको किस तरह से सेफगार्ड किया जाए, उसको किस तरीके से जो इनको ऑलरेडी, वरना तो ये बहुत शातिर है सिस्टम और सिस्टम की फ्लॉज को मैनिपुलेट करने में, लेकिन जो फ्लॉज मैनिपुलेट नहीं हो पा रहे, जहाँ हल्की फुल्की स्पाइन हमें पिछले कुछ अरसे में नजर आई आपके हाई कोर्ट में, आपकी सुप्रीम कोर्ट में, उसको कैसे काट किया जाए, ये इसके लेवल्स हैं। इसका आपकी जुडिशियल सिस्टम को स्मूथनिंग करने में, जुडिशियल सिस्टम को डिलीवरी इफेक्टिव करने में कोई हाथ नहीं होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ ये है कि इससे आपकी डेमोक्रेसी वीक होगी, इससे आपकी सोसाइटी में जितने हमें अपने प्रॉब्लम्स नजर आते हैं वो और एम्पलीफाई होंगे। एक आम आदमी जिसका लास्ट रिजॉर्ट आपकी जुडिशरी होता है, उसका लास्ट रिजॉर्ट छिन जाएगा, उसके पास कोई भी ऐसी आपके पास टू गो टू प्लेस नहीं होगी। अभी भी जो रिव्यू का आपके पास सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू का जो फीस है वो 50,000 से गालिबन 10 लाख कर दी गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप मुझे बताइए कि ये आम बंदे की डिलीवरी के लिए, आम बंदे के पास इंसाफ पहुंचाने के लिए क्या क्या है? इसमें बहुत ज्यादा अच्छा मेरे पास टाइम कम है आसमा साहब, मैं चाहूंगी मेरा आखिरी सवाल, जो कल हमने हंगामा आराई देखी है, वैसे तो हमें ये एक अच्छी हुकूमत जब चल रही होती है या जो इस तरह के सिस्टम चल रहा होता है तो उसमें एक ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इस वक्त तहरीक इंसाफ हो वो ज़ाहिर है ऑपोजिशन की एक रोल के अंदर मौजूद है। लेकिन कल जिस तरह से हमने हंगामा आराई देखी है, पहले तो हम पार्लियामेंट में जो गैर हाजिरी हैं वो भी देखते रहे तहरीक इंसाफ की, और अब जब सर पे पड़ी है, जब इस तरह की चीज़ें पास हो रही हैं, तो अब तहरीक इंसाफ जो शोर वावेला और ये जो हमने हंगामा राय देखी है, डू यू थिंक कि ये इनके लिए फॉर द लॉन्गर रन हेल्पफुल होगी? ये जो एहतजाज है, हालांकि जब टाइम था एहतजाज का तब गैर हाजिरियाँ होना, वहाँ पे मौजूद ना होना, रिप्रेजेंटेशन ना होना, इस सब ने कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को डैमेज किया है। देखिए जी, जो आपकी पार्लियामेंट के बारे में जो पावर और ऑपोजिशन की जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो उनकी डिवीजन है, यानी कि आपकी सबसे ज्यादा सीट्स लेने वाली एक पार्टी ऑपोजिशन में बैठी, आपकी एक अलाई गवर्नमेंट है जो कि गवर्नमेंट में है, और उसके बारे में भी बहुत सी क्वेश्चन स्टिल अनसेड है। हमारे पास तो वो आ जाता है ना, हम तो मिट्टी पाव पॉलिसी पे चलते हैं, हमारे पास अभी भी फॉर्म 47 का मसला उसी तरह का कायम और दायम है, लेकिन हमने मिट्टी पावर विनिंग का है। तो जहां पे आपकी पार्लियामेंट इतनी फ्रजाइल हो, जहां पे पार्लियामेंट इतनी वनरेबल हो, जहां पे आपकी बैकिंग ही ना हो लोगों की वोटों की, तो उसमें फिर आप मुझे बताइए कि कितना आप उसको स्मूथली रन कर सकेंगे, या गवर्नमेंट कितने स्टडी होगी अपनी फुटिंग पे, या ऑपोजिशन कितनी मीग होगी अपनी स्टैंडिंग पे। ऑपोजिशन को पता है कि उसके पीछे जो है वो अवाम की सपोर्ट है, और गवर्नमेंट को पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओनली बीइंग कोजी विद सर्टेन एंटिटीज, एज लॉन्ग एज दे आर कोजी दे आर इन पावर।
तो जहाँ पे आपके पास ऐसे डायनामिक हो ना, फिर पार्लियामेंट के यही रंग ढंग होते हैं वहां पे, फिर और आप बहुत कोई एलीट किस्म की कानून साजी का एटमॉस्फेयर वहां देखते नहीं है। नहीं देखते जब तक आप गौर नहीं करेंगे, आपकी पार्लियामेंट इसी तरह से एक केओस में रहेगी। हमारा पूरा मुल्क केओस में है जी, पार्लियामेंट को हम कैसे सेट और जिन्होंने इस केओस को सेटल करना है वो खुद इस केओस में फंसे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। थैंक यू वेरी मच आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। आसमा वदूद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तजिया दे रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट जो हैं राशिद नसीम साहब से अब आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है उसमें एक आलमी कैटेगरी, जो आलमी रिकॉर्ड है उसको तोड़कर एक और कामयाबी हासिल की है। उन्होंने पहले से मौजूद रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 1 मिनट में 80 गुब्बारे जो हैं फाड़ के उसको नई जो कहने रिकॉर्ड बनाया है, तारीख रकम की है। राशिद नसीम की जी 5वीं कामयाबी है, जिसके साथ ही वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले अफराद में शामिल हो चुके हैं। इससे कबल आप इनको बहुत दफ़ा देख भी चुके हैं मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स के ऊपर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स बनाते हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कंग्रेचुलेशंस आपको एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बनाने पे। मुझे याद है कि पहले भी आपसे कई बार बात हो चुकी है आपके मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स पे। हमारे देखने वाले बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं, जहां उनको कुछ नहीं भी जानते होंगे उनको थोड़ा सा अपने इस रिकॉर्ड के हवाले से बताएं, और उससे पहले भी जो आपकी अचीवमेंट्स रही हैं। जी बिल्कुल, अभी तक ये मेरा 122वां आलमी रिकॉर्ड है जो कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मंजूर किया है, और ये बलून बस्ट करने का रिकॉर्ड था विद ननचक्स के साथ। और ये चाइना का एक मशहूर टीवी शो है, वहां पर जो है ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया गया था। एक चाइनीज कंग फू मास्टर है, उन्होंने किया था, और अब जो है ये रिकॉर्ड मैंने ब्रेक कर दिया है और पाकिस्तान के नाम कर दिया है। रिकॉर्ड इससे पहले 74 बलून्स का था, और अब जो है वो 80 बलून के साथ जो है ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है। ज़बरदस्त। तो इससे पहले भी जो आप रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, आपने कहा 122वां आलमी रिकॉर्ड है, तो मतलब ये जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स भी देख रहे हैं, डेफिनेटली मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताएंगे भी जी। देखिए जी, जो 122 साल में रिकॉर्ड है, बेसिकली मैं मार्शल आर्ट का जो है वो एक्सपर्ट हूँ, मार्शल आर्ट का मास्टर हूँ। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं मार्शल आर्ट के हवाले से, जैसे एल्बो स्ट्राइक्स हैं, पंचिंग की कैटेगरीज के रिकॉर्ड हैं, जंपिंग जैक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड हैं, वॉलनट ब्रेकिंग है वो हाथ के साथ हो या कोनी के साथ हो, टाइल ब्रेकिंग के रिकॉर्ड्स हैं, ननचक्स के रिकॉर्ड हैं, स्टिक कैटेगरी के रिकॉर्ड हैं। तो जितने भी रिकॉर्ड हैं जो कि मार्शल आर्ट के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को जो है वो अटेम्प्ट मैंने किया है। और पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई भी शख्स जो है वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है वो मुझसे ज्यादा रिकॉर्ड्स बना सका हो। और यही एजाज जो है वो पूरी दुनिया में भी मुझे हासिल है कि जब से मैंने आर्मी रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किए हैं, तो उसके बाद से जो है वो अब तक जितनी भी कैटेगरीज हैं उन पे मैंने फोकस किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा जो आलमी रिकॉर्ड है वर्ल्ड लेवल पर भी जो है मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर, वो भी इस वक्त मेरे पास है। ज़बरदस्त जी, ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट भी है। अच्छा राशिद, जाहिर है आपने कहा जैसे कि आप मार्शल आर्टिस्ट हैं, और जाहिर पाकिस्तान के अंदर विद टाइम इस स्पोर्ट के हवाले से अवेयरनेस भी आई है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मज़ीद आप क्या समझते हैं जी, स्कोप ओवरऑल क्या है, और ये जो रिकॉर्ड्स बनाने का कॉन्सेप्ट है इसको स्टेट लेवल के ऊपर या वैसे भी कितना ज़्यादा मज़ीद इनकरेज करने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। हम जब हमने अपने कैरियर का आगाज किया तो उस वक्त इतनी ज्यादा मार्शल आर्ट की फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब जो है वो वक्त के साथ साथ जो है मार्शल आर्ट की फैसिलिटीज आ गई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हुकूमती जो है ना वो सपोर्ट जो है ना वो इस खेल के साथ अभी तक नहीं है। चाहे वो मार्शल आर्ट की कोई भी किस्म हो, अगर आप देखेंगे, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो जूडो हो, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे वो वुशु कंग फू हो, तो माली
लिहाज से जो है ना वो हुकूमती इदारे जो है ना वो इस गेम की तरफ जो है ना वो नहीं आ रहे। अगर हम देखें पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो काम किया जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल मार्शल आर्ट कैटेगरीज के अंदर ही अगर हम हुकूमती सतह पर जो है इस पर तवज्जो देना शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली सतह पर बहुत सारे मेडल जो है वो पाकिस्तान के नाम आ सकते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक स्पोर्ट्स हो, या चाहे वो सैफ गेम हो या इस्लामिक गेम्स हो। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये होती है कि जब भी कोई बच्चा जो है वो इन खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो अपनी जेब से जो है वो अखराजात करके जो है वो इन खेलों में जाता है और फिर जाके जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और जब वो जाता है उसके बाद वहां पर जाने के बाद भी तमाम अखराजात वो बेचारा खुद बर्दाश्त कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो ये खेल जो है वो हमेशा से पीछे रहता है। इंडिविजुअल मेरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत ज्यादा पैसे की इस जो है मेरे रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए जरूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिविजुअल खेल के ऊपर जो है वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम लिया जाए तो आपको पाकिस्तान की एक नुमाया हैसियत जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मिलेगी। उसकी वजह ये है कि वो हमारी इंडिविजुअल मेहनत है, लेकिन हमें आज तक कभी भी जो है ना वो हुकूमती सरपरस्ती ना तो मिली है और मुझे तो आते हुए भी आने वाले वक्तों के अंदर भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और ये बात आपने ठीक की है कि ज़ाहिर है अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो आप लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के को एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लेके चल रहे हैं। अच्छा राशि, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सिखाते भी हैं मार्शल आर्ट्स, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, देखें मैं सन 2001 से जो है वो अपनी एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, वहां पे सिखा रहा हूँ। और इसके अलावा मेरी काफी जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, 14 मेरे स्टूडेंट हैं, इसके अलावा मेरी पूरी फैमिली है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और मैंने जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मैंने सीखा है, तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो है नेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे मेडल्स ले चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल ले चुके हैं। इसके अलावा फिर मैंने खुद पर्सनली तौर पे जो है वो जर्मनी, चाइना, कोरिया, इटली और दीगर ममालिक में जाके वहां के जो बड़े बड़े टीवी शोज हैं वहां पे जाके जो है अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। और मैं पूरे दुनिया में जो है इस वक्त वाहिद पाकिस्तानी हूं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटरनेशनल टीवी शोज के अंदर, और वहां पे जाके जो है वो मार्शल आर्ट की परफॉर्मेंस देता हूं और वहां पे जाके जो है मार्शल आर्ट के कैटेगरी के अंदर जो है मुश्किल तरीन। दैट्स अमेजिंग राशिद, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और हमने अभी जिस चाइनीज गेम शो की आप बात भी कर रहे हैं वो टीवी पे भी देख रहे हैं, आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। एंड आई होप एंड आई प्रे एंड आई रिक्वेस्ट कि आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए। यू डिज़र्व ऑल द सपोर्ट, ऑल द अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राशिद नसीम, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हमारे साथ मौजूद थे। 122 आलमी रिकॉर्ड ही अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको सपोर्ट नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। आई विश कि मैं आपको ऑफ एयर की डिस्कशन बता सकती जो हम करते हैं, आई विश, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फिल्टर होना चाहिए। जी आपको पता है अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, पूरी दुनिया की ज़ाहिर नज़रें उस पर होती हैं। वाइट हाउस में कौन आएगा, क्या उसकी पॉलिसीज़ होंगी, किस तरह से मामलात आगे चलेंगे। आज होने वाली जी पोलिंग में 24 करोड़ से ज़ायद जो अफराद हैं हक़ के राय दी इस्तेमाल करेंगे, जबकि 7 से 8 करोड़ जो वोटर्स हैं पहले कास्ट कर चुके हैं। इब्तदाई तौर पर जी ये इंतखाबात 2020 के सदारती इंतखाबात का रीमैच लग रहे थे, लेकिन जुलाई में सूरत हाल ने उस वक्त ट्विस्ट आया इसमें जब सदर बाइडन ने इस दौर से दस्तबरदार होते हुए जो नायब सदर हैं कैमला हैरिस, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया था। और अब मौजूदा नायब सदर जो है कैमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे और हैं भी। दोनों उम्मीदवारों की जी मुतज़ाद दावों की बात की जाए तो ये जो डिबेट्स होती हैं प्रेसिडेंशियल, उससे पहले भी, और अमेरिका के अंदर पोलिंग, रिसर्च, ये सारे सर्वेज होते हैं, उस पर बहुत दिलचस्प सूरत हाल बन जाती है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका की जो अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार कोई खातून वज़ीर आज़म बनेगी या जो साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप वही दोबारा से तीसरी बार सदर बनेंगे। इस हवाले से हम तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं,
आज सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली गुड मॉर्निंग टू यू, और आपके नाजरीन को भी मेरी तरफ से मुबारक हो। और एक दिन अच्छा है, गालिबन थोड़ी सी आपके पास शायद स्मॉग कम है आज के दिन, या नहीं, हमारे पास स्मॉग बहुत सारी है और हम बहुत तंग है स्मॉग से, लेकिन स्टिल जी ये जो स्मॉग है इसमें हम सरवाइव कर रहे हैं। वी ऑल आर सर्वाइविंग समहाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन इसका देखिए एक पॉजिटिव स्पिन ये है कि अच्छा है, लोगों को मौका मिलेगा घर बैठ के आपका एक खूबसूरत प्रोग्राम देखेंगे। इसकी जो एक पॉजिटिव साइड ये भी है, तो कोशिश करें कि लोगों से कहें कि आप घर बैठे बाहर ना निकलें और आपका प्रोग्राम बैठ के खामोशी से और सुकून से देखें। That's so kind of you। अच्छा फैज़ साहब, क्या सूरत हाल है जी? लेटेस्ट अपडेट्स जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें, क्योंकि जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इलेक्शंस हैं और पूरी दुनिया इस पे नज़रें रखे हुए होती है। और जब हम अमेरिका के हवाले से बात करते हैं तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस भी हैं, और अभी जो कैंडिडेट्स हैं दोनों, उनके हवाले से, उनके मुकाबले के हवाले से भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात है अरमला, वो ये कि ये एक कई लिहाज से तारीख़ी इलेक्शन है। ज़ाहिर है, जैसे कि आपने अभी ख़ुद अपने इंट्रो में फरमाया कि अगर कामला जीतती हैं ये इलेक्शन, और ख़ुद ये इनका इस वक्त इलेक्शन में नॉमिनेट होना एज ए ब्लैक वुमन, और जबकि ये आधी इंडियन भी हैं, इनकी मदर साउथ इंडिया से थी और इनके वालिद जमैका से थे, तो ये जो और पहली नस्ल है इनके इमिग्रेंट्स की, तो ये कई लिहाज से ख़ुद इस वक्त भी बड़ी एक तारीख़ी हैसियत की हामिल शख्सियत हैं। और अगर ये सदर बन जाती हैं तो ज़ाहिर है ये तो एक बहुत बड़ा वाक़या होगा अमरीकी तारीख़ का, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ का। अच्छा, दूसरी तरफ ख़ुद ट्रंप साहब जो हैं वो उनकी भी एक अजीब गरीब कैफियत है। यानी उन्होंने एक दफ़ा इलेक्शन हारा, उसके बाद 4 साल इंतज़ार किया और दोबारा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन आप ये बात ज़रा गौर फरमाइए कि ही इज़ रनिंग एज ए कॉन्विक्ट, यानी वो बाकायदा उन पर वो एक मुजरिम साबित हो चुके हैं। 34 बहुत ही सीरियस किस्म के जो एलिगेशंस थे, वो बाकायदा न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उनको मुजरिम साबित कर दिया है। लेकिन सज़ा अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो एक रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी बन गए थे, तो जज ने उनकी सज़ा को मौखर कर दिया है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो 4 साल तक वो जेल नहीं जाएंगे, उनकी सज़ा मौखर रहेगी, सस्पेंड रहेगी। लेकिन अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि इसी महीने के आखिर या फिर एक आध महीने में वो वाइट हाउस की बजाय जेल में बैठे होंगे। और ये भी एक अजीब तारीख़ी वाक़या होगा कि अगर ये जीतती हैं तो ज़ाहिर है ये एक सुर्खरू हो के वाइट हाउस में बैठेंगी एज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन वुमन, एंड ही वुड बी इन प्रिजन waiting basically. I mean, he's 78 years old, probably I think almost 79. तो ये अगर वो जेल जाते हैं तो आप ये खुद अंदाज़ा कर लें कि वो फिर कब तक गालिबन सारी ज़िंदगी वो शायद जेल में गुजारेंगे। तो ये 2-4 बड़े मोटे पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके नाज़रीन से शेयर करना चाहता था। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि अभी भी ये रेस इतनी क्लोज़ है कि किसी एक शख्सियत के बारे में कोई फ़ैसला कुन अंदाज से प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है। ठीक है, फैसला कौन अंदाज से प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है, लेकिन चूंकि इलेक्शंस जब अमेरिका में जब हुए हैं, हमने देखा है कि जो पहले सर्वेज होते हैं, वोटर्स का सेंटिमेंट होता है, कुछ डिबेट्स होती हैं प्री इलेक्शन और उससे पहले भी, उससे एक वोटर का माइंडसेट का आइडिया होता है कि वो अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पे जब हम इतनी ज़्यादा स्टेट्स की बात करें, अराउंड 50 स्टेट्स की बात करें, मुख्तलिफ 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स की बात करें, और अभी जो वोटिंग हो भी रही है, क्या समझते हैं जी वोटर का जो सेंटिमेंट है और जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप माजी के अंदर भी सदर रह चुके हैं और उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक ऑब्वियस हैं, और चूंकि कैमला हैरिस की जहाँ बात करें, सदर बाइडन ने उनकी हिमायत का ऐलान किया, तो जाहिर है वही पॉलिसीज़ वो आगे कैरी ऑन करेंगी कहीं ना कहीं। सो व्हाट डू यू थिंक कि वोटर का सेंटिमेंट किस तरफ इंक्लाइंड है? जी अरमला, देखिए आपने सही तरफ निशानदेही की है, और वही वजह है जो आप जो वोटर्स के जो सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट पर इस वक्त क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, जो पोल्स किए गए हैं, जो सर्वे अवामी जायज़ों के जो सर्वेज किए जाते हैं,
जो पोल्स रन किए जाते हैं और बड़े साइंटिफिक अंदाज से, और इस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। तो उनका अब तक इसी वजह से इस रेस को इतना नेक एंड नेक और इतना टाइट कहा जा रहा है, क्योंकि कोई भी पोल्स आपको किसी एक उम्मीदवार को वाज़े बरतरी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और ये भी ज़ाहिर है एक अहम बात है, मैं आपको एक छोटी सी एक कोट देता हूँ। CNN के एक सीनियर होस्ट हैं जॉन किंग, उन्होंने ये कहा कि वो पिछले 40 सालों से इंतखाबात को, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कवर करते हैं, और ये पहला इलेक्शन है जिसमें इतनी रेस इतनी क्लोज है कि आज तक भी वो नहीं बता सकते कि कौन विनर होगा। इससे पहले काफ़ी प्रेडिक्शन ये इदारे, बड़े बड़े इदारे कर दिया करते थे। अच्छा, इसकी जो अहम वजह ये है कि जो इस वक्त जो इश्यूज़ हैं वो इतने बर्निंग इश्यूज़ हैं, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि यहाँ के वोटर्स बहुत एनर्जाइज्ड हैं। और एक अंदाज़ा ये है कि इस वक्त जो टर्नआउट होगा वो इट विल बी ओवर 60%। जैसे कि अभी आपने खुद फरमाया, 7.5 से 8 करोड़ लोग जो हैं वो ऑलरेडी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। यानी यहाँ पर चूँकि एक सहूलत दी जाती है अमेरिका में कि वो लोग जो घर बैठकर वोट दें, यानी बैलेट को आप मेल में मंगवा लें और उस बैलेट पेपर को फिल आउट करके मेल कर दें, तो वो आपका वोट काउंट होता है। इस तरह से आप इलेक्शन जो एक्चुअल डे है, जो आज जो 5 नवंबर का दिन है, उसको छोड़ के पहले से 2-3 महीने पहले से आप वोटिंग शुरू कर देते हैं। तो 7.5 से 8 करोड़ का नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, और ख्यास ये किया जा रहा है कि शायद ये टर्न आउट 60% से ज़्यादा होगा। उसकी ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा एक रेट होगा अपना वोटिंग रेशो। और दूसरी बात ही उसकी वजह ये है कि जैसे कि आपने खुद अभी फरमाया कि जो सेंटिमेंट है, और एक आम वोटर इतना एनर्जाइज्ड है अपने इश्यूज़ की वजह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आकर वोट देना चाहते हैं। तो इस वक्त डेमोक्रेसी एक्चुअली इज़ एट प्ले। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि लोग अपनी आवाज़ सुनाने को बेचैन हैं और वो चाहते हैं कि उनको सुना जाए और उनकी बात को जो है उनकी बातों पर तवज्जो दी जाए। अभी आपने फैसल बर्निंग इश्यूज़ की बात की, जो कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का इशू है, जिसमें हम पैलेस्टाइन के इशू के हवाले से और एक जेनोसाइड के हवाले से बात करें। हमने देखा है कि अमेरिका के अंदर इटसेल्फ बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुए, इस हवाले से आवाज़ भी उठाई जा रही है कि जो भी फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ने इज़राइल को सपोर्ट भी किया है, और ज़ाहिर है जो इंटरनल सेंटिमेंट्स हैं वो लोगों के प्रो पैलेस्टीन भी हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो नया कैंडिडेट जो भी आएगा, जो इलेक्ट होगा एज अ प्रेसिडेंट, क्या अमेरिका की जो अभी मौजूदा आवाम और जो सर्वेज और जिन पोल्स का हम जिक्र करें उसमें इस सेंटिमेंट को भी कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस्ड में रखने की ज़रूरत है? अर्मिला, बहुत अहम मसला है जिसकी आपने निशानदेही की है। देखिए, इसमें थोड़ा सा इसको हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा सेगमेंट बनाते हैं अलग। पहली बात तो ये कि इज़राइल का जो मामला है, इसमें दोनों पार्टीज़ में के प्लेटफॉर्म्स में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों उम्मीदवार, दोनों पार्टीज़ टोटली कमिटेड हैं कि वो हर हालत में इज़राइल का दिफा करेंगे और इज़राइल को जो भी चैलेंजेस हैं उसके लिए वो मदद फराहम करेंगे। अभी इस वक्त हालत ये है कि जो बाइडन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक फ़र्क ये है कि वहाँ पर चूँकि डेमोक्रेटिक पार्टी को यहाँ कहा जाता है इट्स ए बिग टेंट पार्टी, यानी यहाँ पर मुख्तलिफ लोग, माइनॉरिटीज़, जो वाइट, जो गोरों के ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ मसाइल पर और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर उठाने पर यकीन रखते हैं, वो लोग, वो सब इसमें शामिल हैं। तो इसकी वजह से आप ये देखिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिस्टोरिकली मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को काफ़ी जगह दी है। आज भी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में, वाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, जस्टिस डिपार्टमेंट में कई पाकिस्तानी, कई मुसलमान अहम ओहदों पर सियासी अपॉइंटीज़ हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं जो काम कर रहे हैं। इन्होंने, बाइडन ने मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को यहाँ की जुडिशरी पर नॉमिनेट किया है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इज़राइल, वहाँ पर इन लोगों के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वहाँ पर ये आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कमला हैरिस ने भी कहा है कि वॉर को रुकना चाहिए। बाइडन ने कई दफ़ा कहा कि वो सीज़ फायर चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ तारीख में पहली दफ़ा इज़राइल को इसी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने उतनी इमदाद दी है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस वक्त बाकायदा अमरीकी फ़ौजी
इसराइल के दिफा के लिए इसराइल में मौजूद हैं। वहाँ अमेरिका के बहरी बेड़े वहाँ आसपास भेज दिए गए हैं। तो इस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद और वेपन्स उनको बाकायदा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी का, दूसरी तरफ जो है अगर ट्रंप साहब का देखें तो उनके प्लेटफॉर्म में कोई डिफरेंट बात नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट किया जाए, लेकिन वो एक हाथ आगे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन नेतन्याहू को रोक रहा है, उनका हाथ पकड़ा हुआ है और पूरी तरह से उनको जॉब फिनिश नहीं करने दे रहा। तो वो ये चाहते हैं कि वहाँ पीस आए, लेकिन नेतन्याहू पहले अपना जॉब कंप्लीट करें, फिनिश करें। यानी फिनिश से बड़ी खतरनाक टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी वो टोटल विक्ट्री चाहते हैं नेतन्याहू के लिए, उसके बाद फिर जंग बंदी हो। तो ये बातें बहरहाल एक अफसोसनाक हैं। आपने वजह फरमाया कि जेनोसाइड है, यहाँ के लोग कंसर्न्ड हैं। मुसलमानों को तो जाहिर है वो तो हम लोग तो खून के आंसू रोते हैं वहाँ जो फ़लस्तीनियों के साथ, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के साथ जो हो रहा है। जुल्म की इंतहा है, पूरी दुनिया उस पर आवाज़ उठा रही है। लेकिन अफसोस ये है कि दोनों पार्टीज़ में इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं दोनों बिल्कुल कि जो इस वक्त हो रहा है हम ना उसको रोक सकते हैं ना रोकना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इजराइल अपना जॉब एक फिनिश करके ही फिर उसके बाद पीस टॉक्स वगैरह की तरफ आए। यानी दोनों पार्टीज का स्टैंड अपनी जगह सेम ही है कहीं ना कहीं पैलेस्टीन और इजराइल को लेकर। अच्छा, आपने पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के हवाले से भी बात की, और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है जो वहाँ पे है भी, काम भी कर रही है, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटल्ड हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और ज़ाहिर है स्टेक होल्डर्स में भी शामिल है कहीं ना कहीं। और जो बाइडन उनकी पॉलिसीज़ टूवर्ड्स मुस्लिम्स, और आपने जैसे खुद भी अभी मेंशन किया, आप पाकिस्तान के अंदर उसको पॉलिटिकल सिनेरियो से रिलेट किया जा रहा है, लेकिन मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी कि मुसलमानों के लिए और स्पेसिफिकली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए आप क्या समझते हैं कि जो दोनों पार्टीज या दोनों कैंडिडेट्स हैं उनकी पॉलिसीज़ किस हद तक सॉफ्ट होंगी टुवर्ड्स मुस्लिम्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़? देखिए, मैं आपको इसमें 3 हिस्सों में इसका जवाब देता हूँ। पहला हिस्सा तो ये है कि क्या पाकिस्तान एज ए कंट्री इस वक्त, क्या पाकिस्तान मैटर करता है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो अगर आप इन दोनों के प्लेटफॉर्म्स देखें पार्टी के, इनकी वेबसाइट्स पर जाकर पढ़ें, तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। तो पाकिस्तान बेसिकली इस वक्त अपने एक इररेलेवेंट दौर से गुजर रहा है। वहाँ से अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर निकल चुका है और आसपास जो इश्यूज़ हैं वो इंडिया और चाइना पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ताकि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को इस्तेमाल किया जाए। तो ओवरऑल पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी अगर जीतता है तो पाकिस्तान पर तवज्जो नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब आइए कि क्या पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, आपके सवाल का जो दूसरा जवाब जो मैं देना चाहता हूँ वो ये कि क्या पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो ऐसा कोई रोल प्ले कर सकती है और वो उनका इस वक्त क्या एक्टिविज़म है। तो देखिए, पाकिस्तानी अमेरिकन्स यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल, अमेरिका की जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उनके लिहाज से अबाउट पूरे अमेरिका में 7 लाख पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं। इसके मुकाबले में जो यहाँ पर इंडियन अमेरिकन्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख है। तो हमारी तादाद बहुत कम है। अच्छा, फिर जो 7 लाख हैं उनमें से वोटर्स बहुत कम है, और जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं देते, घर बैठे रहते हैं, वो आपका प्रोग्राम वॉच करते रहते हैं बजाय बाहर जाके वोट देने के। आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं ज़ाहिर है इसलिए। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त इर्रेलेवेंट है बल्कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी भी इर्रेलेवेंट है। अब आइए इस जवाब के तीसरे हिस्से की तरफ। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जो सियासी सूरत हाल है, उसने जो डायस्पोरा यानी बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज किया है। और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो माशाल्लाह अच्छे वेल ऑफ खाते पीते लोग हैं। खुसूसन हमारे जो बिज़नेस के लोग हैं, जो जिनका ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से है या इंजीनियर्स हैं या जिनके अपनी मुख्तलिफ अच्छे माशाल्लाह वेल ऑफ लोग हैं। तो इन्होंने ये पूरा पिछले कोई 6-7 महीने से एक कैंपेन चला रखी है, बल्कि तकरीबन 1 साल से, कि ये लॉबिंग कर रहे हैं कांग्रेस में। और फिर इन्होंने कोशिश ये की है कि ट्रंप की कैंपेन को लॉबी करके उसको इस बात पर आमादा करें कि वो पाकिस्तान में
तहरीक इंसाफ के लिए अगर वो जीत जाते हैं तो उनके लिए आवाज़ उठाएं, खुसूसन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसके लिए आपने देखा होगा अर्मला कि बाकायदा कांग्रेस ने यहाँ पर एक 368 वोट्स के साथ रेजोल्यूशन पास की, फिर अभी एक दूसरा भी लेटर लिखा गया है। तो इन्होंने ये अच्छा काम है, मैं इसको इस लिहाज से अच्छा काम कहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर एक एक्टिविटी शुरू हुई है, लेकिन उसके जो नताइज हैं हमारी कम्युनिटी के लिए वो अच्छे नहीं निकलेंगे। मेरी दानिश मैं सोचता हूँ कि इसको पाकिस्तान को हमारा हर काम पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए होना चाहिए। हमारी जो रेड लाइन है, हमारा जो एक बिग बैनर जो मकसद है वो पाकिस्तान की भलाई, पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर है, उसके बाद सब कुछ आता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ नादान दोस्तों ने ये काम करके मेरी दानिश में इन माई वेरी सिंसियर ओपिनियन पाकिस्तान के कॉज को नुकसान पहुँचाया है। लेकिन एक काम ज़रूर पॉजिटिव हुआ है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है यहाँ मुतहर्रिक हुई है पॉलिटिकली, और उन्होंने न सिर्फ अपने कांग्रेसमैन को लेटर्स लिखे हैं, ईमेल्स लिखे हैं, उनको डोनेशंस दिए हैं, उनके लिए वोट्स का प्रॉमिस किया है। अच्छा, फिर एक बात और है, एक चौथा पहलू अर्मला इस बात का, कि ये अजीब एक डाइकॉटमी है कि एक तरफ तो आप ट्रंप को एंडोर्स करके यहाँ पर जो पीटीआई के लोग हैं वो ट्रंप के लिए कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन जितने भी मेंबर्स ऑफ कांग्रेस जिनसे इन्होंने लेटर्स लिखवाए हैं या जिनको ये बुला के बात करते हैं वो सारे डेमोक्रेट्स हैं, और उन्हीं डेमोक्रेट्स को ये लोग फंड्स भी देते हैं। तो ये जो एक कहना चाहिए एक खुला तजाद या एक डाइकॉटमी जिसको मैं कहता हूँ, वो भी एक पहलू है इस पूरी इस तहरीक का, ये यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन ये जो बहरहाल ये वो बातें हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो है फ़िलहाल पाकिस्तान के पास पूरा वक्त है, वो आराम से जो काम करना है करें, और मेरे ख्याल कर भी रहे हैं ऑलरेडी। तो अभी ना ट्रंप ने इनकी तरफ देखना है, ना बाइडेन साहब ने तो पहली हमारे ऊपर जो है वो एक तरह से बिल्कुल ही कोई नजर ही नहीं डाली अब तक। नजर करम नहीं थी उनकी। नजर करम नहीं है, बिल्कुल। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फैसल, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, और मौजूदा जो अभी अमेरिकन इलेक्शन है उसके हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, और हम इस पर रेगुलर बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। कल बड़े जोशो खरोश के साथ मैंने बात का आगाज़ किया था क्रिकेट के ऊपर कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे मैच है। पाकिस्तानी टीम, हमारे जो एनालिस्ट आए थे उन्होंने भी कहा कि भाई जी अच्छा स्टार्ट है, और 2 के वाकई अच्छा स्टार्ट था। लेकिन पहले मैच में जी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 विकेटों से फतह हासिल कर ली। मेलबर्न में खेला गया, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही। 46.4 ओवर्स में सिर्फ 203 रन बना सकी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार आगाज़ किया, दोनों जो ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स हैं उनको जल्दी आउट किया, लेकिन जो एक पार्टनरशिप हुई उसके बाद मैच का रुख और हालात, वाक़यात, जज्बात सब बदल गए। मिचेल स्टार्क जी शानदार कारकर्दगी के बायस प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को भी नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये मैच कैसा था, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी? एहसन हकानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम तजिया ले लेते हैं। एहसन, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल पहला मैच था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। स्टार्ट में हमने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन फिर मैच हम हार गए। जी, thank you. Welcome, a very warm welcome to all the viewers and happy belated birthday, Armala. Oh, thank I'm sorry you. आपकी बर्थडे के दिन पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। लेकिन जब बात करते हैं हम उस पिच की, जो मेलबर्न की पिच है, उस पे बहुत ही ऑकवर्ड बाउंस आ रहा था, और जो बैटर्स थे ऑस्ट्रेलिया की साइड के उनको भी अपनी पिच अजीब सी लग रही थी। तो थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तानी साइड को। हम 4 नए लड़कों के साथ जा रहे थे, जिसके अंदर 2 तो हमारे ओपनर्स हैं, जिसके अंदर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब हैं। अब हमारे पास पैट कमिंस जैसा कैप्टन नहीं था, और फिर स्मिथ जैसा और इंग्लिश जैसा बैटर नहीं था। हमारे लोअर एंड ने तो स्कोर किया, लेकिन वो जो 205 रन थे वो थोड़े कम पड़ गए। मेरे ख्याल से 30-40 रन और होते तो पाकिस्तान कुछ बेहतर कर जाता। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द बॉलर्स। हम स्पिन लेकर आ सकते थे, दरमियान में हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेला।
एंड उनकी पेस भी थी, जो मैं हमेशा कंप्लेन कर रहा था कि इनकी पेस नहीं है, इनकी पेस नहीं है। हाँ, अगर हम एक एडिशनल बॉलर ले जाते और 7 बैटर्स ना लेकर जाते तो फिर शायद चीजें चेंज हो सकती थी, जो कि अगले मैच में शायद आपको आमिर जमाल दिखें, अच्छा, जो कि बैट के साथ भी अच्छा कर सकते हैं और बॉल के साथ भी अच्छा कर सकते हैं कंडीशंस, लेकिन पेस फ्रेंडली होती हैं ऑस्ट्रेलिया में। एडम ज़िम्पा उनके पास एक स्पिनर है जो चल गए, वरना आई डोंट सी एनी अदर प्लेयर। 18 विकेटें ऑन अ मेलबर्न पिच, ये दिस इज द फर्स्ट, क्योंकि मेलबर्न जो है वो यूजुअली कहलाता है हाई स्कोरिंग ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, ऐसे ना आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का इशू लग रहा है। अच्छा, मीनवाइल मैं अब सवाल कर देती हूँ। जैसे आपने खुद कहा कि मेलबर्न जो है वो ग्राउंड हमेशा, या उसकी जो कंडीशंस है, हमेशा हाई स्कोरिंग मैचेस के हवाले से रही है, और आपने अभी खुद भी मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी कुछ पिच की बिहेवियर से चैलेंजिंग उनको लग रही थी। और ऑस्ट्रेलिया का हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि हमेशा जब भी मैचेस खेले जाते हैं मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर, तो वो मुख्तलिफ कंडीशंस ऑफर करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में खेलना कभी भी इटसेल्फ आसान नहीं होता। पाकिस्तानी टीम तो ख़ास तौर पे बड़ा स्ट्रगल करती है। व्हाट डू यू थिंक कि जी जो पाकिस्तानी टीम ने 7 हमारे पास बहुत अच्छी टॉप ऑर्डर बैटर थे और हमने उनको देखा भी सारा कुछ भी, पाकिस्तानी टीम का कहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन में, बॉलिंग में, बैटिंग में दो के अच्छा, आप कह रहे हैं आप ऑप्टिमिस्टिक है और आपने कहा मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम मजीद बेहतर कर लें अगले मैचेस में तो हमें उसका फ़ायदा हो जाए। जी बिल्कुल। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म की तरफ, और जब क्रिटिक होता हूँ मैं तो बहुत ज्यादा क्रिटिक हो जाता हूँ। उसमें ये बात है कि आपके पास ओपनिंग प्लेयर अच्छा नहीं है, आपको पावर प्ले खेलना नहीं आता, आप बहुत ज्यादा बॉल्स इस्तेमाल कर जाते हैं और उसके बाद आप जो है एकदम से प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि आपने मिस बॉल्स बहुत की होती हैं। उसके अंदर आपके पास जो ओपनिंग प्लेयर है, दोनों नए लड़के हैं, उनको सिखाना पड़ेगा कंडीशंस का, या फिर उनको टाइम देना पड़ेगा ग्रूम होने का, और मेरे ख्याल से अभी टाइम है नहीं वो। लेकिन हमने भी अपनी ऐसी टीम एक बनाई है जिसको हम लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके पास आ गई सलमान अली आगा डिड नॉट परफॉर्म, ठीक है, आप फिर रिलाई कर रहे थे रिजवान पे और बाबर पे, और जैसे ही वो दोनों आउट हुए तो फिर आपकी पूरी क्रम्बलिंग इफेक्ट कहता हूं मैं इसे, बिल्कुल कोलैप्स हो गया, ठीक है। फिर आप आ गए लोअर एंड के ऊपर और नसीम शाह जो है आपके हाईएस्ट स्कोरर तकरीबन बन गए। तो फिर आप शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पे रिलाई कर रहे थे, और इरफान खान भी साथ थे, अच्छा खेला उन्होंने भी, लेकिन ये स्कोर ऑन दिस विकेट इट वाज अ लिटिल लो। दूसरी तरफ बॉलिंग अटैक की तरफ जब आप आते हैं तो बॉलिंग अटैक के अंदर पेस मुझे इस बार देखने को मिली और ठीक था। वी कैन नॉट से कि बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का जो है वो वीक है। ऑस्ट्रेलिया का अलबत्ता बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग था, मिचेल स्टार्क है उनके पास, पैट कमिंस है उनके पास, एडम ज़ैम्पा है उनके पास। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज टफ टू बीट। इस वजह से मैं कह रहा था कि आई एम रियली प्राउड ऑफ द बॉयज एंड लेट्स कीप आवर होप्स हाई। इंशाल्लाह जिस तरह पिछली बार आपको टेस्ट में बताया था और आखिरी टेस्ट जीत ही गए थे, तो हो सकता है कि बाकी के 2 मैचेस हम जीत अल्लाह करे, हम चाहते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह सुबह बुरा भला कहना, क्रिटिसिज्म करना वाकई हमें से किसी को नहीं पसंद, और मैं खुद क्रिकेट देखती हूँ, चले अब बहुत शौक से नहीं देखती, पहले बहुत शौक से देखती थी। सो आई नो कि हमें कितना प्यार है इस एक वाहिद स्पोर्ट्स से जिस पे हम बार बार बात भी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ऐसे अब बात, आप ये देखें, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, इस वक्त ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पूरा साल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, और पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का टूर्नामेंट कराना है जो कि लेस देन 3 मंथ्स रह गए। या अच्छा, मेरा सवाल भी अगला ऐसे यही था कि हम पाकिस्तान, अब चूंकि हमने टेस्ट में देखा है, जब हम टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो हम हमेशा ये कंप्लेन करते हैं जी पाकिस्तान को ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हमारे साथ ये मसला है। फिर जब हम वनडे की बात करते हैं तो वनडे भी अब हमें पूरा साल नहीं खेला, और आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी को देखना है, और वो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसके लिए हम सब तैयारी पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे तो अभी नहीं लग रही कि तैयारी कोई ऐसी है। अब फिर आगे भी जब हम T20 में चले, हम उस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल भूल जाते हैं, लेकिन हमें वो इतनी आदत होती है कि हम टेस्ट में कभी T20 समझ रहे होते हैं और कभी वनडे में T20 समझ रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें इन फॉर्मेट्स में प्लेयर्स को, और जैसे आप कह रहे हैं कि ये अच्छी और अच्छी टीम बन गई है जो हम लॉन्ग टर्म कैरी कर सकते हैं, अब इसको कंसिस्टेंट होकर कैसे लेके चलना है? देखिए, उसके अंदर बड़ी जबरदस्ती हमने एक बात की थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और हमने जो जीती है अपनी इतने अरसे बाद होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट सीरीज, और शान मसूद उसके अंदर कैप्टन थे जो कि इतनी हार के बाद जीत गए।
वो इस वजह से है क्योंकि वी हैड सपोर्ट फ्रॉम द ग्राउंड स्टाफ एज वेल। हमने अपने हिसाब की पिचेस बनाई हैं जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम बनाएंगे, और जो हमारी की जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे फोकस करेंगे। अपना SWOT एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बहुत बार है, कामरान गुलाम की बात हो रही थी, कामरान गुलाम को कह रहे थे कि वी हैव फाउंड अ रिप्लेसमेंट फॉर बाबर आजम, लेकिन कामरान गुलाम इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर नहीं खेले हुए और वो दिख गया और उनकी वीकनेस जो है आइडेंटिफाई हो गई है, दैट इज द पुल शॉट, और उनको बॉल्स जो है इधर ही आएंगी। और ये सारी वीकनेस जो है ये अगली टीम स्टडी करती है, जो कि हमें रियलाइज हुआ कि इसको स्टडी करके ऑस्ट्रेलियंस आए हैं। हमें दूसरी टीम को भी स्टडी करना है, तो हमें एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना पड़ेगा और लोगों को डिफाइन करने पड़ेंगे कि तुम्हारा रोल क्या है टीम में और कहाँ पे परफॉर्म करना है और किस रन रेट के साथ लेके चलनी है चीजें, क्योंकि भाई ऑलवेज फॉलिंग बिहाइंड ऑन रन रेट व्हेन इट्स अ वाइट बॉल क्रिकेट। और आपके पास सोने पे सुहागा, गैरी कर्स्टन छोड़ के चले गए हैं, जेसन गिल्डेस्पी फिलहाल आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन आपके हालात अंदर से इतने कोई अच्छे नहीं है पीसीबी के ऑन इट्स ओन। मैं आपकी बात को मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी जो आपने एक बात की ना, रोल डिफाइन करना है कि किसका क्या काम है, ये मुझे लगता है इस सारी क्रिटिसिज्म का क्रक्स है कि हमें ये रोल डिफाइन कर देनी चाहिए कि भाई चेयरमैन पीसीबी क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कमेटी क्या कर रही है, सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है। जब हम अपने अपने रोल्स में काम करेंगे और प्लेयर्स को करने देंगे कंसिस्टेंट होके, जो ये टर्म बार बार मैं कंसिस्टेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी लैक कर रही है, चाहे वो मैनेजमेंट है, सिलेक्शन है, कोई भी है, और इवन प्लेयर्स भी, जिससे ये अनसर्टनिटी है एक। देखिए कंसिस्टेंसी इज द की, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है कंसिस्टेंसी चाहिए तो टाइम दो। अब उसमें ये हो जाता है कि हम शफलिंग इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि एक प्लेयर नहीं खेलता तो उसको तो शफल कर ही देते हैं, पीसीबी के अंदर इतनी शफलिंग हो जाती है और उसके बाद जो पीसीबी के चेयरमैन साहब हैं उनको ये बताया जाता है कि भाई हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, इस वजह से यही रिपीटेटिव प्लेयर्स हम चला रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से। आपने अगर मौका देना है तो आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से सीखें, आप देखें इंटरनेशनल टीम्स हमेशा जो है अपनी जो ए साइड है उधर से लेकर आती हैं। क्या हमारी शाहीन ए साइड जो है उसके अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट ना कर सके? आपने इस वक्त अपने वसीम जूनियर को बिठाया हुआ है, ठीक है, आपने हमारा एक वाइस कैप्टन होते थे स्पिनर शादाब खान, उनको बिठाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस जरूर मौजूद हैं जिनको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए एंड वी शुड डू द शफलिंग। मेरे ख्याल से टेस्ट की जो टीम की बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये वनडे इंटरनेशनल टीम बना दी है, जो ओपनर्स हैं वो अभी तक आपको नहीं पता कि कौन से फिक्स्ड ओपनर्स हैं। वी आर स्टिल रिलाइंग ऑन रिजवान एंड वी आर स्टिल रिलाइंग ऑन बाबर। और बाबर चले वो तो ही वाज अनलकी, I'd say बाबर was right on ground, लेकिन वही बात है कि स्ट्राइक रेट, उनका भी स्ट्राइक रेट was not impressive. I mean, रन बॉल तक उनका स्ट्राइक रेट जा रहा था। मैं चाहता हूं कि हमारा स्ट्राइक रेट कुछ स्मिथ जैसा हो, कोई इंग्लिश जैसा हो, कोई हार्ड हिटर्स हमारे पास भी मौजूद हो जो कि गेम को टर्न अराउंड कर सके। दूसरा, आप जब नए प्लेयर को खिला रहे हैं, जिस तरह इरफान है, ठीक है, उसको आपने 7वें नंबर के ऊपर जब डाला है तो आप कोशिश करें कि इनको मौका दें और इनको अप द ऑर्डर खिलाएं। अप द ऑर्डर खिलाएं, ठीक हो गया एहसन, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो मैनिफेस्ट किया है, हम चाहते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर हो, मैं भी इसमें आपके साथ हूँ। आई होप कि पाकिस्तानी टीम जो अगले 2 वनडे मैचेस उसमें अच्छा परफॉर्म करे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।